हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। अब हम जो हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था वो है हमारा डे 1 था। उसमें हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट जो आपका पेपर 4 बनाता है उसके अंदर कैसे कैसे सिलेबस हमारा चलेगा वो हमने देखा था। फिर हमने लिटरली स्टार्ट भी कर दिया था फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो भी देखा था, प्लस हमने उसका मीनिंग और उसके थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था। अब हम आते हैं अपने सेकंड सेशन में जो कि आपको किस बारे में बता रहा है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अभी हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपने 11th-12th में भी स्टडी किया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो मीन्स छोटा, छोटा मतलब क्या, छोटे यूनिट्स, छोटे एंटिटीज की जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब पहला आ जाता है द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रेगनार फ्रिश। रेगनार फ्रिश ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो ये आपका मतलब प्रीवियस 3 जो लास्ट टू लास्ट आपका अटेम्प्ट था ना, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस किसने दिया है। ठीक है, ये बार क्वेश्चन आता है। अब वो ओस्लो यूनिवर्सिटी के वो थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स को हम 2 लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। आते हैं माइक्रो की तरफ, तो द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है, मीन्स वेरी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, बहुत छोटे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देखा था ना बायोलॉजी में और सब में, तो यहाँ पर भी माइक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रो मीन्स टाइनी, बहुत छोटा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब इंडिविजुअल एंटिटीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करती हैं। वो मतलब अपना प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग किया, उसका ब्रांडिंग किया, उसको लेबर को कितना देना है, कैपिटल कितने पे उठाना है, लैंड कितना लेनी है नहीं लेनी है, कितनी लेनी है, मशीन्स और प्लांट के बारे में उसका क्या आइडिया है, ये सारी चीज़ें वो इंडिविजुअल स्तर पे देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स आर अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म और इंडस्ट्री। ठीक है, अब इन्होंने मार्शल ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पर्टिकुलर एक हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इन सब के बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं स्कोप की। अब देखो यहाँ पर स्कोप के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखना। स्कोप को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट प्राइसिंग और तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर। पहला क्या है? फैक्टर प्राइसिंग, दूसरा है प्रोडक्ट प्राइसिंग और तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर। एक एक करके देखो। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या? इंडिविजुअल फर्म जब अपना काम स्टार्ट करती है तो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो वही उसको कितना उसको लैंड पे रेंट देना है, कितनी लेबर पे उसको क्या वेजेस देनी है, कितने लेबर्स एम्प्लॉय करने हैं, कैपिटल कितना लेना है और प्रॉफिट कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसकी फैक्टर प्राइसिंग को डिस्क्राइब करती है। आ जाते हैं हम सेकेंड फेज पे जो कि है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मार्केट का जो प्राइस मैकेनिज्म है वो डिसाइड करेगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या? प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड और सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से प्राइजेस डिसाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या देख रहे हैं हम? डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। आगे बात करते हैं हम इकोनॉमिक वेलफेयर की। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल फर्म ने ये इनपुट, ये समझो कि ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट को यहाँ पे इसने डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसिंग किया, प्राइसिंग करके इसने आउटपुट बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसने आउटपुट बनाया। अब इस आउटपुट को किस किस तरह से वो डिवाइड करेगा? प्रोडक्शन में कितनी इफिशिएंसी आई, कंजम्पशन
के चैनल्स को हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसके बारे में देख रहे हैं। देखो ये बोल क्या रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब जब आप डिमांड और सप्लाई से जब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बता देते हो, आपने उसको मार्केट में उतारा, मार्केट में लॉन्च किया, कंज्यूमर ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, कंज्यूमर ने आपका मार्केट में से प्रोडक्ट खरीदा, आपका रेवेन्यू जनरेशन हुआ, तो उस रेवेन्यू से आपके जो प्रोडक्शन है उसमें आपने क्या क्या एफिशिएंसी लाए, क्या आपने लार्ज स्केल और मतलब आपने और हायर कैपेसिटी के प्लांट्स इंस्टॉल किए, या लैंड्स ज़्यादा ली, या लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय किया, उस सारे पैसे को, रेवेन्यू जनरेशन को आप कैसे लगा रहे हैं। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या, कि आपने जो वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करो या फिर कंजम्पशन की बात की है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आप कंज्यूमर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरीके से ओपन कर रहे हो उसके बारे में बात की। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन सब से कैसे आती है इसके बारे में बात की। तो ये 3 फेजेस हैं आपके स्कोप ऑफ माइक्रो एनालिसिस में। पहला आ जाता है फैक्टर प्राइसिंग, दूसरा आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, और तीसरा आता है इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं मैक्रो एनालिसिस की। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो का मतलब क्या, मैक्रो मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट या टोटलिटी में जब हम कोई चीज स्टडी करते हैं वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, द वर्ड मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस दैट इज व्हिच मींस लार्ज और वेरी लार्ज। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात नहीं करें, हम यहाँ एग्रीगेट या टोटलिटी में बात करें। ठीक है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, इन सब की बात करते हैं। अब अगर हम इसका स्कोप स्टडी करें तो ये किस हिसाब से आ रहा है, ये देखिए स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला आ गया आपका थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश का आउटपुट जनरेशन कितना है, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल क्या होता है, ट्रेड साइकिल क्या होता है, ट्रेड साइकिल में हम देखते हैं रिदमिक, हाई एंड लो, ऐसे इस तरीके से। अब ये मत बोलना कि ये मैंने हार्ट का कुछ बना दिया, अरे भाई ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किसकी तरफ जा रही है, यहाँ पर डिप्रेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ एकदम डिप्रेशन पे चली गई, उसके बाद हमने रिकवरी करके ऊपर पीक पे गए, पीक से वापस नीचे आए। तो ये सारे क्या है, ये रिदमिक साइकिल्स होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेड साइकिल्स। ये क्या होते हैं, रिसेशन का नाम सुना होगा या डिप्रेशन का नाम सुना होगा, फिर आपने रिकवरी का नाम सुना होगा कि डिप्रेशन से वापस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर बूम या पीक का टाइम सुना होगा, या इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इसमें कवर होती है। फिर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन भी इसी का पार्ट है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारा मैक्रो एनालिसिस में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये आपको नहीं करना है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कोई नहीं पूछ रहा है, आप यहाँ पर आ जाइए इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट और साइंस। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट और साइंस। तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट के लिए भी हम बात करेंगे और साइंस के बारे में पहले बात करते हैं। साइंस में जब हमने स्टडी किया था तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम साइंस जब स्टडी करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स किसके बेसिस पे करते हो, चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आप फैक्ट्स कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स कलेक्ट कर कर ठीक है आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन डिराइव करते हो, और उसके बेसिस पे हम कोई प्रिंसिपल या लॉ लाते हैं। तो ये है हमारा साइंस का एक स्टेप वाइज जो चीज़ चलती है। ओके, अब इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि क्या स्टडी करता है, सर्टेन फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। जब इनको हमने ऐसे फैक्ट्स को एनालाइज किया उसके बेसिस पे हमने क्या किए, लॉज और थ्योरीज बनाए। ये लॉज और थ्योरीज जो है ये हमेशा रियल वर्ल्ड में बार बार हर बार लगातार
सेम रिजल्ट दे। ठीक है, तो वो ये हो गए। अब ये जो चीज़ है, ये तीनों हमने ये भी पढ़ी थी कि भाई साइंस का मतलब क्या होता है, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट मतलब किसके कारण क्या हो रहा है। ठीक है, यही तो चीज़ है जो साइंस को साइंस बनाती है। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना होता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो इकोनॉमिक्स भी हमारा ऐसा ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमर के बिहेवियर है उसके ऊपर हमने थ्योरीज लाए हैं। लैंड का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से लॉ आया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो ये लॉज और थ्योरीज भी साइंस की तरह हर टाइम बार बार लगातार वो का वही रिजल्ट देती है, इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। अब आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आर्ट की। कोई भी चीज को हम आर्ट क्यों कहते हैं, कोई भी चीज को हम आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पर्सनल स्किल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई पेंटर होता है, तो वो क्या करता है, वो या तो सिंग कर रहा है या डांस कर रहा है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या फिर वो पेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वो उसका पर्सनल स्किल है। तो इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है। कैसे है देखते हैं। देखिए, Keynes defines art as a system of rules for the attainment of given end। यहाँ पर भी आपके इकोनॉमिक्स की तरह, आर्ट की तरह यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल स्किल पे डिपेंड करती है। ठीक है, आर्ट जो है वो भी एप्लीकेशन के बारे में बताती है। आर्ट क्या है, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हम। आर्ट हमें क्या करना, कैसे करना वो बताता है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक आर्ट है। क्योंकि आप जो भी रूल्स और लॉज डिमांड के या सप्लाई के आप इसके अंदर स्टडी करते हैं, ये रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। जब हमने बोला कि इकोनॉमिक्स साइंस है, अभी हमने देखा इकोनॉमिक्स साइंस है। ठीक है, तो साइंस है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो रूप में आप स्टडी कर सकते हो। एक है आपका पॉजिटिव साइंस, एक है नॉर्मेटिव साइंस। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कर क्या रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स को बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या हो, साइंस भी हो और तुम आर्ट भी हो। ठीक है, साइंस अगर तुम हो तो यहाँ पर भी ये दो चीज़ें आ जाती है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। आर्ट में आप क्या स्टडी करोगे, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है। अब साइंस के भी दो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो देखो पॉजिटिव साइंस कैसे है, पॉजिटिव साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस को कैसे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ रहे हैं, वो जैसा है, व्हाट इट इज, वो जैसा है उसको वैसे पढ़ो। मतलब जो रियल फैक्ट्स है उन्हीं को लाओ पिक्चर के अंदर, उन्हीं के बारे में स्टडी करो, उन्हीं को आप जजमेंट्स और लॉस के लिए यूज करो। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज, जैसा जो है। ठीक है, इट डज नॉट डील विथ वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स नहीं आता है। जजमेंट कब आता है, जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा है। हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम सीधा बोल रहे हैं ऐसा ही है। जो हमारा जीडीपी रेट है वो इतना है, हमारा पॉपुलेशन रेट इतना है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इस हिसाब से पॉजिटिव साइंस है। नॉर्मेटिव की बात करें, नॉर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि चीज़ों को हमें कैसे देखना है, ऐसा होना चाहिए, वेज रेट आपकी इतनी होनी चाहिए, आपका इनकम टैक्स जो है उसकी रेट्स ऐसी होनी चाहिए। तो ये सब होनी चाहिए, वो है नहीं, होनी चाहिए। तो ये आउट टू बी को बात कर रहे हैं हम कि व्हाट आउट टू बी, ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम जजमेंट बन रहे हैं ना, हम जज बन रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इट डज रिलेट टू वैल्यू जजमेंट्स, इट डील्स विथ ये गलत है ये सही है, ऐसा करते हुए हम डील करते हैं इसको। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, और ठीक है, अब यहाँ पर वो हर बार यही कंक्लूड करेगा कि इकोनॉमिक साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है, तो कुछ चीज़ों में नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब ये भी होगा कि वो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड पर आते हैं। ठीक है, आर्ट के अंदर हमने क्या देखा, दो मेथड्स यूज होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। आइए सबसे पहले देखते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, अब डिडक्टिव मेथड के अंदर क्या, डिडक्टिव मेथड का मतलब, इसका तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ना वो ये वाला बनता है, कौन कौन से नाम हैं, प्रायर, एब्स्ट्रैक्ट एंड एनालिटिकल मेथड। प्रायर, abstract and analytical method. In this method, the laws or theories are prepared on the basis of fundamental assumptions. Fundamental assumptions के basis पे laws और theories जो है वो planned out होती हैं। ठीक है, अब जो logic है ये कहाँ proceed होता है, general से particular। ये देखो, जनरल मतलब हम नॉर्मली सब लोगों के लिए बात करें और धीरे धीरे अप्लाई करते हुए इसको एक पर्टिकुलर इंसान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिडक्टिव मेथड है ये। ठीक है, डिडक्टिव मेथड है, तो इसमें क्या हो गया, बड़े से आप छोटे की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टिव मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पर्टिकुलर से कहाँ जाओगे, जनरल पे जाओगे, किसमें, इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड मतलब डिक्रीजिंग, तो आप जनरल से किस पे जाओगे, पर्टिकुलर पे। अब जैसे लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोज डिडक्टिव मेथड। ठीक है, वो हो गया क्लासिकल का मतलब क्या होता है, पहले के इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते थे, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, अब आ जाओ इंडक्टिव मेथड पर। इंडक्टिव मेथड जो है उसके कौन कौन से नए नाम हमें मालूम पड़ रहे हैं, हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड। हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड, तो देखो स्टैटिस्टिकल बोला, स्टैटिस्टिकल मतलब यहाँ पर आप फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हो, उनको एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी इन दिस मेथड लॉज एंड थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा। In this method, the logic proceeds from particular to general. तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम पर्टिकुलर मतलब एक इंसान की बात करते करते जनरलाइज कर रहे हैं थ्योरी को, वो है आपका इंडक्टिव मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल या पॉपुलेशन थ्योरीज, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। हमने ऊपर देखा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते थे, डिडक्टिव मेथड। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। अब पहली बात हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होता क्यों है। सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे पास वांट्स और रिसोर्सेज की देखो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, तभी सारी इकोनॉमीज प्रॉब्लम फेस करती हैं। रिसोर्सेज कम हैं और लोगों के वांट्स अनलिमिटेड हैं। कोई बोलता है कार प्रोड्यूस करो, कोई बोलता है बिल्डिंग्स लाओ, कोई बोलता है प्लांट एंड मशीनरी लाओ, पर हमारे पास एज अ कंट्री रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इतने सारे वांट्स में चेंज करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तभी तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, तभी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आता है। तो सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अरे भैया प्रोड्यूस क्या करना है ये बताओ। तो अगर इस चीज़ को हम स्टडी करें तो हमें ध्यान में आता है कि दो तरह के गुड्स होते हैं, दो नहीं बहुत सारे तरह के गुड्स होते हैं। पहला है कंज्यूमर गुड, क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। फिर है कैपिटल गुड्स, फिर है वॉर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या वॉर गुड्स, मतलब कोई भी इकोनॉमी है उसको क्या प्रोड्यूस करना है,
क्या वो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करे या वो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो हमें आगे के कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स नहीं होते, बट वो गुड्स होते हैं जो एंड कंज्यूमर को जो गुड चाहिए उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ट्रैक्टर है, ये हमारे लैंड के लिए और फील्ड्स के लिए जो प्लॉइंग करता है, सो करता है सीड्स, और आगे वीट या राइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो सब क्या है, ये ट्रैक्टर। एंड कंज्यूमर को क्या मिलता है, वीट या राइस या ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स जो है वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि क्या, कंज्यूमर गुड्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर मतलब जो एंड कंज्यूमर को मिलता है। ठीक है, एंड कंज्यूमर को जो भी कंजम्पशन के लिए मिलता है, वो आगे बेचने नहीं जा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। वॉर गुड्स तो आपको पता है, टैंक्स है, राइफल्स है, आर्टिलरी गुड्स है, बंकर्स है, शिप्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, ये सारे क्या है, ये वॉर गुड्स हैं। ठीक है, तो अब कोई भी इकोनॉमी को क्या बनाना है, कैपिटल गुड्स बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाना है कि वॉर गुड्स बनाना है, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा भाई। ये क्या होता है, ये चीज़ें हमें उस पर डिपेंड करती है कि हमारे जो कंडीशंस है कंट्री की वो कैसी है। अब जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का, अभी तो नहीं मतलब बहुत टाइम से ही चल रहा है, तो अब वो कोई लग्जरियस गुड्स तो बनाने से रहे, यूक्रेन या रशिया वो क्या बनाएंगे, वॉर गुड्स बनाएंगे। अगर नाइजीरिया या ऐसे थोड़े लेस डेवलप्ड इकनॉमीज़ की बात करें तो वो कोई कार बनाने से रहे, वो क्या बनाने वाले हैं, वो नेसेसरी गुड्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी को क्या बनाना है, ये उसकी हालत पे डिपेंड करता है कि जैसे कोई यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो सारी तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वो क्या बनाएंगे, लग्जरियस गुड्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस। अब भैया प्रोड्यूस करने का सोच तो लिया कि मान लो तुम कंज्यूमर गुड बना रहे हो, ठीक है, और सेकेंड क्या है कि प्रोड्यूस कैसे करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज करोगे कि कैपिटल इंटेंसिव यूज करोगे। लेबर का मतलब क्या है, लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि जब आप लेबर एम्प्लॉय करते हो किसी चीज़ में, ठीक है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो कारखाना है, इसके अंदर आपने अगर लेबर से काम करवाने की ज़्यादा सोची तो वो है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ आपने मशीन्स लगाकर और काम करने की सोची। तो आपने पहले जब ये सोच लिया कि आपको गुड्स कौन से बनाने हैं, तब आपको ये सोचना होता है कि आप कैसे बनाओगे, लेबर इंटेंसिव करोगे या कैपिटल इंटेंसिव करोगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे कि रॉ मटेरियल कितना है, ठीक है, प्लस उसकी कॉस्ट कितनी है। रॉ मटेरियल कितना है और उसकी कॉस्ट कितनी है। रॉ मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल है तब तो आप कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है तो आप वो चीज़ छोड़ोगे, आप किस पे चले जाओगे। मान लो कैपिटल से ये पेन है, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसको जब मैंने बनाया तो से कैपिटल से बनाने में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसकी कॉस्ट आ रही 10 रुपीज़, ठीक है। और अगर लेबर से करती हूँ तो 7 रुपीज़, तो मैं किस पे जाऊँगी, लेबर पे जाऊँगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पे इफेक्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है भाई, बनाना है तो किसके लिए बनाना है। तो भाई उन लोगों के लिए बनाना है जिनके पास उसको खरीदने की औकात है, क्या बोलते हैं, खरीदने की औकात है, डेट इज कैपेसिटी है। अगर किसी को स्पोर्ट्स कार बनानी है, अगर कोई इकोनॉमी सोचती है स्पोर्ट्स कार, तो वो तो उनके लिए बनाएगी ना जो स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसके लिए क्या बनाना है, ये उनकी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी औकात के हिसाब से ही आप बनाओगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तीन बेसिक क्वेश्चंस है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आगे चलते हैं हम। पीपीसी कहाँ है, यूटिलिटी वेल्थ प्रोडक्शन आ गया।
देखो आ जाओ, आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं अभी हम। ये बात करता है यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या? यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कितना सेटिस्फैक्शन आपको किसी एक कमोडिटी के कंजम्पशन से डिराइव होता है, वो उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। यूटिलिटी, वेल्थ और प्रोडक्शन। तो यूटिलिटी इज अ मेजर बाय विच कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑन अ गुड। मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज को यूज करने पर जब कंज्यूमर्स अपना प्रेफरेंस स्केल में, मान लो उसकी मार्किंग करते हैं, जैसे कि मान लो एक शूज की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्लोथ की, ठीक है। कंज्यूमर ने ये दोनों खरीदे, क्लोथ को खरीद के उसको 8% का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, शूज को खरीद के उसको 6% का मिल रहा है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, रैंक और प्रेफरेंस डालता है कि मुझे किसको खरीदने से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं वेल्थ के रूप में, ठीक है। वेल्थ क्या होती है? किसी भी बंदे के पास जो भी जमीन, जायदाद, पैसा, जेवर, ये सब होता है, वो वेल्थ होता है, ठीक है। तो ये वेल्थ क्या होता है? किसी भी चीज का स्टॉक, आपकी प्रॉपर्टी का स्टॉक, ठीक है। आपने बिल्डिंग्स ओन करी हैं, आपने लैंड ओन किया है, आपकी दुकानें हैं, आपकी फैक्ट्रीज है, ये क्या है? ये वेल्थ है। तो अब वेल्थ को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल वेल्थ और नेशनल वेल्थ, ठीक है। पर्सनल वेल्थ और नेशनल वेल्थ में पहले आ रहा है आपका पर्सनल वेल्थ। तो पर्सनल वेल्थ मतलब द स्टॉक ऑफ द गुड्स इन द ऑनरशिप ऑफ द पर्सन। एक सिंगल पर्सन के, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास कितने का जमीन, जायदाद, जेवर है, डैश डैश डैश, जो जो चीज़ें हैं उसके पास, वो उसके पर्सनल वेल्थ में आती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ रहा है पहले देखो। फॉर एग्जाम्पल हाउसेस, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लैंड, मनी, पैसा, शेयर्स, स्टॉक्स, हेल्थ, गुडविल, ये सब क्या है? ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ में क्या था? अच्छा एक क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि हेल्थ को आप पर्सनल वेल्थ में काउंट करते हो कि नहीं? ये नाम सुना हुआ है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो उसने वेल्थ के डेफिनेशन में भी हेल्थ को डाल दिया, ठीक है। नेशनल वेल्थ। अब नेशन की बात करें तो कोई भी नेशन के पास जितनी भी जमीन, जितने भी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, माइंस, मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं, वो क्या हो गई? उसके ऑनरशिप की है, तो वो उसका नेशनल वेल्थ हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है, इट इंक्लूड्स वेल्थ ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो जो हैं उसके पास, वो सारी चीज़ें उसके टोटलिटी में आती। अब एक बात है इसके अंदर जो उन्होंने बताई है, देखो ये वाली लाइन देखो, इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री होल्ड्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड इट इज पर्सनल वेल्थ। अगर किसी भी कंट्री के पास, कंट्री का जो सिटीजन है उसके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है तो वो उसके पर्सनल वेल्थ है, ठीक है। अगर मेरे पास यूटीआई के बॉन्ड्स पड़े हैं तो वो तो मैंने मेरे पैसे से खरीदे ना भाई, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने गवर्नमेंट को थोड़ा लोन टाइप दिया, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ, वो लायबिलिटी है, गवर्नमेंट के लिए वो वेल्थ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट तो मुझे 2 या 4 साल का जितना का बॉन्ड है उसके मैच्योरिटी डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि मेरे हिसाब से तो वो पर्सनल वेल्थ है मेरे एंड पे, पर गवर्नमेंट के एंड पे क्या है, वो एक लायबिलिटी है जो कि उसको पे ऑफ करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, इट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज द वेल्थ ऑफ नेशन। ये हमें बताना क्यों पड़ा, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो नेशन का वेल्थ है वो आप पूरे सिटीजन्स के वेल्थ को टोटल कर दो तो वो नेशन का मिल जाएगा। पर यहाँ पे उसने एक चीज़ बोली कि अगर वो जो पर्सन है वो एक अपने पर्सनल वेल्थ में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करता है तो ये चीज़ आप पर्सनल वेल्थ में इंक्लूड करोगे, ना कि नेशनल वेल्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल्थ एंड वेलफेयर। देखो वेल्थ अलग होता है, वेलफेयर अलग होता है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। वेल्थ में क्या होता है, वेल्थ में मतलब इतना पैसा हमारे पास है,
पर डाउन द लाइन जब तक वो फ्लो नहीं हो और आपके नीचे लोग जो हैं उनका अगर इससे वेलफेयर ना हो तो वो वेल्थ आपका सिर्फ वेल्थ ही रह जाएगा, वेलफेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी क्या बोल रहा है, वेल्थ और वेलफेयर अलग अलग चीज़ें। वेलफेयर मीन्स वेलबींग और हैप्पीनेस, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ उन्होंने बोली कि ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ बढ़ी तो वेलफेयर भी बढ़े, ये लोगों के खुद के माइंडसेट, उनके प्रिंसिपल्स, उस पर डिपेंड करता है कि वो डाउन द लाइन कितना आगे पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसी जगह वेल्थ एंड इनकम की भी इन्होंने बात की, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। वेल्थ इज अ स्टॉक ओन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इनकम मतलब जो वेल्थ है और इनकम है, इसमें ना ये जो है ये स्टॉक कंसेप्ट है। वेल्थ क्या है, ये स्टॉक कंसेप्ट में आता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी बढ़ती जाती है ना। इनकम क्या है, आती रहती है जाती रहती है, ठीक है। तो ये इनकम क्या है, ये फ्लो कंसेप्ट में आता है क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम आगे के टॉपिक की, जो कि है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा भी था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना, साथ ही साथ उनको मार्केटेबल करना, ठीक है, ये भी हमने देखा था। तो वही चीज आ रही है, प्रोडक्शन का मतलब क्या, इट इज द क्रिएशन ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इनटू द मार्केट टू डिराइव एनी इकोनॉमिक बेनिफिट। अब अगर इसको आप पूरा बताओगे तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के नाम से आता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आपको ये भी भली बात ही पता है कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, 11th-12th की बात है। अब हमने देखो पीपीसी करके एक नया टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पर इसके पीपीसी का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। अब ये होता क्या है, हमने अभी कुछ देर पहले 10-5 मिनट पहले हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी इकोनॉमी क्या गुड्स, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी, क्या वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगी या वो कैपिटल गुड्स बनाएगी या वॉर गुड्स बनाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए जो प्रॉब्लम्स है इनको खड़ी थोड़ी रखना है, इनको सॉल्व भी तो करेंगे। तो सॉल्व करने का रास्ता क्या बताया उन्होंने, पीपीसी कर्व के थ्रू। क्या बोला इन्होंने कि आपको यही तो प्रॉब्लम है ना कि भाई आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आपको गुड्स कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव बनाना है कि कैपिटल इंटेंसिव बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या लाए हैं, पीपीसी कर्व। अब ये पीपीसी कर्व होता क्या है, ये पीपीसी कर्व वेरियस कॉम्बिनेशंस शो करता है दो कमोडिटीज के, जो भी इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक है। गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज आप कितने कितने प्रोड्यूस करते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे इस पीपीसी कर्व के थ्रू। अब ये होता कैसे है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारी इकोनॉमी ने क्या बनाया, इसमें नहीं दिया है, एक टेबल बना लेते हैं हम, यहाँ पर बना लेते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसने बोला कि चलो मैं बटर भी बना सकती हूँ और गन्स भी, ठीक है। बटर या गन्स क्या बनाएंगे, बटर जो है ये क्या आया, कंज्यूमर गुड आया। बटर क्या है, कंज्यूमर गुड। गन्स क्या है, वॉर गुड्स। तो हमें ये देखना है ना कि भाई कोई भी इकोनॉमी क्या बनाना चाहती है, कंज्यूमर गुड्स या वॉर गुड्स। अब देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, मान लो ये है 1000 यूनिट्स, ठीक है, 1000 यूनिट्स हैं हमारे पास। ये 1000 छोड़ के आप इसको 100 कर लो, हंड्रेड यूनिट्स हैं आपके इकोनॉमी के पास। अब मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं
ऑप्शन ए कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप बटर ही सारे रिसोर्सेज आप सिर्फ बटर बनाने में लगा दो, मतलब 100 यूनिट्स यहाँ लगा दो, गन्स बिल्कुल प्रोड्यूस मत करो। सेकंड बोलता है कि आप क्या करो, आप कंज्यूमर को थोड़ा कम कर दो, 100 है ना, मान लो मैं इसको 90 पे लाती हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 बन जाएंगे यहाँ पे वॉर गुड्स, ठीक है। या ऐसे बोलो कि वॉर गुड्स थोड़े महंगे होते हैं, तो उतने ही पैसे में मेरे से सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स ही बन पाए। आगे बात करते हैं सी ऑप्शन की, जो कि बोल रहा है कि भाई इसको थोड़ा सा कम कर दो, इसको मान लो मैंने लिया है 60 पे, इसको बढ़ा देते हैं, इसको हमने कर दिया 35 या 38, इतने बने। अब मैं और कम कर रही हूँ, ठीक है, मैं और कम कर रही हूँ, डी ऑप्शन में मैं कहाँ ला रही हूँ, मैं इसको 40 पे लाती हूँ, मैं यहाँ इसको 60 कर रही हूँ क्या, नहीं मैं यहाँ पे 55 कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे हर एक पॉइंट पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं जो मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ एज एन इकोनॉमी, ठीक है। तो मैं बटर भी बना सकती हूँ, गन्स भी बना सकती हूँ, और मैं इसी डेटा को यूज करते हुए यहाँ पर, इसी डेटा को यूज करते हुए मैं ऊपर की तरफ जो है एक कर्व ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कोई भी कर्व होता है वो वाई एक्स के हिसाब से चलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस में मान लो वाई एक्सिस में बटर ले लिया और एक्स एक्सिस में मैंने गन ले लिया, ठीक है। अब 100 मतलब पूरा बटर को दे दिया मैंने, फिर मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड ऑप्शन में 90 मतलब थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे ले लिया, फिर 60, ठीक है 60। या तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिया ऑल द वे लाइन। यहाँ पर 100 यूनिट्स का आ रहा है, तो अब ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो पहला जो आ रहा है वो मेरा क्या है 100 यूनिट्स का, तो मेरा पहला पॉइंट कहाँ आया, इसी पे, ठीक है। फिर आगे चलें तो ये थोड़ा कम हुआ, 90 पे हुआ, फिर 60 पे हुआ, फिर 40 पे हुआ, ठीक है। मैं अब जब इसको मिलाऊंगी ना तो ये इस तरह का कोई कर्व मिलेगा मुझे, ठीक है, इस तरह का कर्व मिलेगा। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी इस शेड्यूल को देखते हुए कि आप जैसे जैसे बटर का प्रोडक्शन कम कर रहे हो तभी आप वॉर गुड्स में गन्स का प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हो। मतलब एक कमोडिटी का अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ही भैया बहुत लिमिटेड है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है, और उसमें भी वेरियस कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यही सब चीजें करते करते आपको क्या मिलेगा, एक पीपीसी कर्व मिलेगा। ये देखो इस तरह का एक पीपीसी कर्व मिलेगा। ये जो फिगर होता है ये क्या है, इसके मेन पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है, द पीपीसी कर्व्स ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना ये कर्व, यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है। बिकॉज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी विल बी फॉरगॉन। क्यों? क्योंकि एक का प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा करोगे तो दूसरे का आपको कम करना ही पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्स कॉन्स्टेंट है, डेट इज रिसोर्सेज तो कम है ना भाई, ठीक है। स्लोप ऑफ पीपीसी एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, एमआरटी। The slope defines the rate at which production of one good can be redirected into production of another। देखो पहला पॉइंट बोल रहा है कि मैं ये जो कर्व है ये नीचे क्यों आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हो रहा है। नेगेटिव रिलेशन किसका हो रहा है? कोई भी कर्व है वो नीचे की तरफ स्लोप तभी करता है जब नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव क्यों रिलेशन है? क्योंकि एक कमोडिटी को अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसी के कारण, इस नेगेटिव रिलेशन के कारण ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, आई होप। सेकेंड आओ,
सेकंड बोल रहा है एमआरटी नाम की इस चिड़िया के बारे में बात कर रहा है। ये एमआरटी होता क्या है? एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कि आपने जो यूनिट्स बढ़ाए और जितने यूनिट्स आपको कम करने पड़े उस चक्कर में, उसका रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एमआरटी इज इक्वल टू यूनिट्स लॉस्ट बाय यूनिट्स गेन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब थर्ड क्या है? इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर हमने जो डेटा बनाया था उसके बेसिस पे हम थोड़ा एनालिसिस करें और एमआरटी निकाले यूनिट्स लॉस बाय यूनिट्स गेन के फॉर्मूले से, आपको निकालने को तो नहीं आएगी, चिंता मत करो, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए उन्होंने बोला। तो एमआरटी क्या है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से और सिर्फ इसी की वजह से ये जो है ये कॉन्केव टू द ओरिजिन है। तो इसकी जो 3 पॉइंट्स है उनमें से पहला पॉइंट क्या रहा है कि स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे के मतलब एक कमोडिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी को कम करना पड़ रहा है। दूसरा कि जो स्लोप है उसको क्या बोलते हैं? एमआरटी। और तीसरा वो यही कह रहा है कि जो ये एमआरटी है ना भाई, ये इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए इसका शेप कैसा है? कॉनकेव शेप है। आपने 2 शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, एक तो ऐसा ये कॉनकेव शेप होता है और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉनकेव शेप के लिए ये आ गया। अच्छा, कुछ मेन पॉइंट्स इसमें और ऐड करना है, जैसे कि पहला है इफ द पीपीसी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मैंने बताया कि नॉर्मली पीपीसी कर्व इस तरह का बनता है, पर अगर हमारा पीपीसी कर्व इस तरह का बन रहा है देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। यहाँ पे वो इंक्रीज होती जा रही है तो ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर सेम लाइन है, मतलब जो रेशो है दोनों यूनिट्स का, यूनिट्स लॉस्ट और यूनिट्स गेन, इनका रेशो पूरे कॉम्बिनेशंस में सेम आ रहा है। तो आपको सेम आएगा तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ऑल द कॉम्बिनेशंस विच लाई ऑन पीपीसी कर्व आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जो यहाँ पर आपको जितने पॉइंट्स है ना वो इतने मिल सकते हैं और उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे, पर उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उस पर्टिकुलर ग्राफ पे जितने आ रहे हैं ना वो सारे अटेनेबल है। अब ये अगर मैं बोलती हूँ कि ये अटेनेबल है, इसका मतलब है कि इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो अटेनेबल नहीं है, आप अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ये मेरे रिसोर्सेज की बाउंड्री बता रहा है, इससे ज़्यादा मेरे रिसोर्सेज है ही नहीं, तो मैं प्रोड्यूस कैसे करूँगी? तो इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो अनअटेनेबल है, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो क्या बताओगे? मतलब आपने अपने रिसोर्सेज की बाउंड्री यही बनाई। अरे भाई, तो जब आपके रिसोर्सेज इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप इतना ही क्यों बनाओगे? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। उसी चीज को इन्होंने क्या बोला कि द पॉइंट्स बियॉन्ड द पीपीसी कर्व आर इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। शिफ्ट ऑफ द पीपीसी कर्व इज नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, अगर मान लो मेरा पीपीसी कर्व ऐसा था, अब फिर जाके क्या हो गया? अब ऐसा हो गया, मतलब मेरे मेरे रिसोर्सेज इतने बढ़ गए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा बन जाता है तो क्या बन जाएगा? इस तरह का बन गया तो क्या हो गया? और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या है? ये शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक, ये पीपीसी कर्व का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कंट्री की ज़्यादा है। एनी पॉइंट विच लाइज बिलो द पीपीसी कर्व is possible combinations, but if the economy is working below the PPC it indicates unused resources. ओके, तो इसके साथ ही हमारा पीपीसी कर्व का टॉपिक खत्म होता है। पीपीसी कर्व को फिर से अगर हम रिवाइज करें तो पीपीसी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये क्या बताता है? ये बाउंड्री बताता है कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं और इससे आगे कैसे जाओ। कोई भी इकोनॉमी इससे आगे जा ही नहीं पाएगी, रिसोर्सेज है उतना ही बनेगा।
तो अब ये बोल रहे हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें इस कर्व पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। ये तो इन्होंने सिर्फ ग्राफ के हिसाब से इन्होंने बुक में ABCD ही दिए हैं, नहीं तो आप हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन x और y पे लेके बना सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करें इसके मेन पॉइंट्स की, तो सबसे पहले यही आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो PPC कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक यूनिट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे यूनिट को कम करना पड़ेगा, तो नेगेटिव रिलेशन है, इस कारण से हो रहा है। सेकेंड है कि यहाँ पर एक टर्म सुना हमने MRT, डेट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, यूनिट्स लॉस बाय यूनिट्स गेन। तो अगर हमें किसी कमोडिटी के यूनिट्स को बढ़ाना है और उसके दूसरे के यूनिट को हमको प्रोड्यूस कम करना पड़ेगा, उसका जो रेशो है ये क्या है, ये बढ़ता जाता है। इसीलिए इसका थर्ड पॉइंट के हिसाब से इसका जो शेप है वो क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, क्योंकि MRT इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे। अगर आपको अब आगे की क्लास में हम थोड़ा आगे का शुरू करेंगे टॉपिक्स। आई होप आज हमने जितना पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने देखा इकोनॉमिक्स साइंस है कि इकोनॉमिक्स आर्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा था पहले, फिर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एज एन आर्ट देखा। साइंस के हमने दो मेथड्स देखे, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। आर्ट के अंदर हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड देखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि भाई जो वेल्थ के जो डेफिनेशन है, वेल्थ में पर्सनल वेल्थ और नेशनल वेल्थ देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्शन जो है उसके अंदर आती है पीपीसी कर्व के बारे में स्टडी किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम आगे की क्लास में इससे आगे से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।